तो अब हम पढ़ेंगे किडनी के एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो होर्सशू किडनी, पोर्टर सीक्वेंस, पॉलीसिस्टिक किडनी, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ये सारे अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी जो स्टेप 1 में आते हैं या एग्जाम्स वगैरह में आ रहे होते हैं, वो सारे अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास होर्सशू किडनी का मतलब वो किडनी जो अपने लोअर पोल से जुड़ी हुई हो, और ये क्या है, सबसे कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है। मतलब कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में से जो बहुत सारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो उसमें सबसे कॉमन जो है वो क्या है, होर्सशू किडनी है। तो अब ये किडनी है ना, ऐसे हम कहेंगे होर्सशू। नॉर्मल जो किडनी होती है वो अलग अलग हुई पड़ी होती है, पर होर्सशू किडनी क्या होती है, अपने लोअर पोल से दूसरी किडनी के साथ जुड़ी हुई होती है, ऐसे हम कहते हैं होर्सशू किडनी। अब इसे होर्सशू क्यों कहते हैं, क्योंकि जब घोड़ों के ये जो पाँव वाला साइड है ना, वो कभी घिस जाता है ना, तो हम ये एक चीज़ यूज़ करते हैं, इसे हम होर्सशू कहते हैं। आप देखें, ये भी इससे मिल रहा है ना, जैसे जैसे मतलब होर्सशू पड़ा हो, इसलिए हम इसे कहते हैं होर्सशू किडनी। अब किडनीज जो हमारी होती है वो नॉर्मल डेवलप होती है पेल्विस में, ठीक है। फिर पेल्विस तो असेंड होके हमारे जो है एब्डोमेन वाले साइड में आके आखिर में वो रहती हैं। अब ज़ाहिर ये किडनीज जो होती हैं नीचे से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, वो जैसे ऐसे ऊपर आने की कोशिश करती है ना, देखें ना, ये जैसे जैसे ऊपर आने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पे इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की रूट पे है ना, ये यहाँ पे फंस जाती है। अब ज़ाहिर जैसे ऊपर आने की कोशिश करेगी, ये जा ही नहीं पाएगी, यहाँ पे फंस जाएगी इसके बीच में, तो ये किडनी जो है लोअर एब्डोमेन में ही रह जाती है। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे किडनीज को रहना था, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती है। तो क्या है, एबनॉर्मल लोकेटेड एट द लोअर एब्डोमेन बिकॉज गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड एट इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी रूट ड्यूरिंग इट्स एसेंट फ्रॉम पेल्विस टू द एब्डोमेन। अब इस किडनी के अंदर ऐसे नहीं है कि कोई मसले मसाले होंगे, किडनी खुद काम नहीं कर पाएगी। किडनी देखें ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है, किडनी बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है, ये अपना काम सही तरीके से कर रही होंगी। पर इसके साथ कुछ एसोसिएटेड मसले मसाइल होते हैं, वो क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो होगा हाइड्रोनेफ्रोस, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोस क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ देखा ना, यूरेटर यहाँ से निकलता है, सही, यूरेटर यहाँ से, ठीक है, पेल्विस से यूरेटर निकलता है, तो ये देखें किडनी जो है ओरिजिनली माल फॉर्म्ड है, तो ये जो है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, ठीक है। पेल्विस से जैसे यूरेटर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। अब ज़ाहिर है फिर यूरिन जो है पेल्विस से यूरेटर में आ नहीं पाएगा, तो क्या हो जाता है, यूरिन जो है वो सारा किडनीज़ के अंदर इकट्ठा हो रहा होता है, तो हाइड्रोनेफ्रोस हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइड्रोनेफ्रोस। हाइड्रोनेफ्रोस किसे कहेंगे, जब किडनी के अंदर फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाए। क्यों क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेल्विस से यूरेटर निकलना होता है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो एक तो किडनी कैन फंक्शन नॉर्मली बट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोनेफ्रोस ड्यू टू यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। अब एक पैथोलॉजी का रूल है, वो आप याद रखें, ये जब भी होगा ये चीज़ मिलेगी कि जहाँ पर भी कभी आपको ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आए ना, तो उसके पीछे हमेशा उसके इन्फेक्शन हो जाएगा। ये मतलब पैथोलॉजी का आप रूल याद रखें, जहाँ भी कभी पे कहीं पे अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आए ना, तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है ना, ठीक है, यूरेटर और पेल्विस के यहाँ पे बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ड्यू टू कंजेनिटल एनोमलीज वगैरह, ठीक है। मतलब कभी ना कभी ज़ाहिर है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली फार्म्ड किडनी है ही नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, तो पीछे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्फेक्शंस के, ठीक है, रिस्क बढ़ जाता है, और रेनल कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। ज़ाहिर इन्फेक्शन वगैरह बार बार होने की वजह से जो है रिस्क कैंसर का भी बढ़ जाता है, और जो है रेनल स्टोन्स भी बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है यूरिन में से निकल रही नहीं होती, हो रही होती, तो वो पीछे प्रेसिपिटेट हो जाती है किडनी में, ठीक है। तो ये नॉर्मली तो फंक्शन कर रहे होते हैं, पर इन चीज़ का रिस्क जो है बढ़ जाता है होर्सशू किडनी में। और होर्सशू किडनी जो है वो कब होती है, जब बंदे में क्रोमोसोमल एन्यूप्लियोइडिया, फॉर एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम हो, जिसमें जो है ना X0 का एक जो है क्रोमोसोम वो एब्सेंट होता है, या जो है ट्राइसोमील हो गई डिफरेंट किस्म की 21 है, 18 है, जहाँ पे जो है क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं ना, तो मतलब ऐसे क्रोमोसोम एन्यूप्लियोइडी जिस भी पेशेंट में होगी, उसमें होर्सशू किडनी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास है, ठीक है, पोर्टर सीक्वेंस समझने से पहले मैं आपको थोड़ी, इससे पहले कुछ चीज़ें बतानी है, वो मैं आपको बताता हूँ
ठीक है। बेबी जब भी जो डेवलप हो रहा होता है ना मदर के अंदर, तो उसके वो एक फ्लूइड के अराउंड जो है वो डेवलप हो रहा होता है। सही है। ये बेबी उसके अराउंड जो है मदर के पेट के अंदर ही फ्लूइड वगैरह होता है। सही है। उसे फ्लूइड को हम कहते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। सही है। वो फ्लूइड क्या करता है, बेबी को कशन करता है, डिफरेंट किस्म की इंजरीज वगैरह होने नहीं देता, कंप्रेशन वगैरह नहीं होने देता यूटेरस की वजह से। सही है। तो ये एक किस्म का ऐसे समझिए कशन प्रोवाइड करता है बेबी को और ग्रो करने में हेल्प कर रहा होता है। सही है। क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड किसी भी तरीके से कम हो गया, सही, वो हम देखते हैं कि क्या क्या वजह है जो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह कम होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोहाइड्रोमेनोस। क्या कहेंगे, ओलिगोहाइड्रोमेनोस। ओलिगोहाइड्रोमेनोस किसे कहेंगे, जब वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए। अब एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से जो बेबी में असरात होंगे ना, बेबी को मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज वगैरह हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मैनिफेस्टेशन बेबी में आ सकती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से जो बेबी में असर वगैरह होगा उसे हम कहेंगे पोटर सीक्वेंस। ठीक है। तो ये पोटर सीक्वेंस क्या है, चेन रिएक्शन ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटीज दैट स्टेम फ्रॉम ओलिगोहाइड्रोमेनोस। अब ओलिगोहाइड्रोमेनोस का मतलब क्या है, डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड फीटस। सही है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ cushion. If there is too little amniotic fluid, fetus gets compressed in the uterus. अब वो कंप्रेशन की वजह से जो भी चेन रिएक्शन होगा बेबी के अंदर, जो मैनिफेस्टेशंस होगी उसे हम पोटर सीक्वेंस कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से बेबी में क्या क्या मसले मसाला आते हैं, जैसे हम पोटर सीक्वेंस कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ होंगी। ज़ाहिर है ये अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो कंप्रेशन होगी बेबी पे, जिसकी वजह से लिम्ब्स वगैरह सही नहीं बन पाएंगी, तो लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ होगी। फेशियल एनोमलीज होगी, वही सेम है। ठीक है ना, कंप्रेशन वगैरह की वजह से फेस पे कुछ एनोमलीज हो सकती हैं। ठीक है। वो क्या है करेक्टरिस्टिक, ये आप याद रखें, लो से टीयर्स होगी और रेट्रोग्नेथिया। सही है। ये होगा लिम्ब डिफॉर्मिटीज, फेशियल एनोमली। उसके साथ लंग हाइपोप्लेजिया भी होगा। लंग हाइपोप्लेजिया क्यों होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक तो कंप्रेस करेगा चेस्ट कंप्रेशन की वजह से लंग्स सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो है लंग्स डेवलप करने के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन बेबी में ज़रूरी होती है। ये आप पढ़ोगे जब आप ऑब्स्टेटिक्स पढ़ोगे कि बेबी जो है ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको एस्पायर भी करता है। सही है। तो जैसे ये एमनियोटिक फ्लूइड उसके लंग्स में जाता है, लंग्स प्रॉपरली डेवलप हो पाते हैं। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड होगा ही कम तो लंग्स सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो लंग हाइपोप्लेजिया होता है किसकी वजह से, एक तो कंप्रेशन की वजह से, दूसरा जो है लेक ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो पोटर सीक्वेंस जिस भी बेबी को होती है ना, उसका मेन काज ऑफ डेथ होता है लंग हाइपोप्लेजिया, क्योंकि लंग सही से डेवलप ही नहीं हो रहे होते, तो फिर उसके जो है रेस्पिरेशन मसला हो जाता है और बेबी की डेथ हो जाती है। लिम्ब डिफॉर्मिटी, फेशियल एनोमली, लंग हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट एंड लैक ऑफ फ्लूइड एस्पिरेशन, जिससे जो क्या है एक काज ऑफ डेथ इन द पोटर सीक्वेंस। ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ लिया। अब आप सोचेंगे ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स का टॉपिक है पोटर सीक्वेंस, वो यहाँ पे ये रीनल वाले मॉड्यूल में क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये हमारा बनता कहाँ से है, ये बनता है बेबी के यूरिन से। ठीक है। जो बेबी यूरिन प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, वही ये सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बना रहा होता है। बेबी यूरिन प्रोड्यूस करके एमनियोटिक फ्लूइड बना रहा होता है और उसको बाद में खुद एक्सपायर भी कर रहा होता है फॉर लंग डेवलपमेंट। सही है। तो अब जाहिर है यूरिन से प्रोड्यूस हो रहा है, अगर यूरिन प्रोड्यूस करने में या किडनी में कोई मसले मसाइल होंगे तो ओलिगोहाइड्रोमेनोस हो जाएगा। तो वही तो हमारा मॉड्यूल है, किडनी और यही यूरिनरी ट्रैक। तो इसलिए ये अभी इस मॉड्यूल में हम पढ़ रहे हैं पोटर सीक्वेंस क्या है, क्या कि किडनी के मसले मसाइल की वजह से, जैसे कि किसी भी वजह से, ऐसी वजह से जिससे बेबी का यूरिन वगैरह प्रोड्यूस ना हो पाए, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटर सीक्वेंस। इसलिए इसको अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। Fetal urine is the main source of amniotic fluid in the second and third trimester. Any issues that reduces fetal urine causes oligohydramnios. वो कौन सी चीज़ें हैं जो फीटल यूरिन आउटपुट को कम कर सकती है, अगर बायलेटरल रीनल एजेनेसिस हो जाए। ठीक है। बायलेटरल जो किडनी वो प्रोड्यूस ही ना हो, प्रेजेंट ही ना हो। सही है। तो किडनीज प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो फिर पोटर सीक्वेंस हो जाएगी। याद रखें बायलेटरली किडनीज जो है एजेनेसिस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी किडनी प्रेजेंट है तो यूरिन बनेगा, फिर ये पोटर सीक्वेंस नहीं हो पाएगी। तो बायलेटरल जो रीनल एजेनेसिस है उसमें ये होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो, अब यूरेथ्रा से यूरिन निकल ही ना पाए, पोस्टीरियर जो यूरेथ्रा के वाल्व प्रेजेंट हो, यूरिन अगर निकल ही नहीं पाए, यूरिन नहीं निकल पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा नहीं, पोटर सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है। तो ये दो रीज़न है, बायलेटरल रीनल एजेनेसिस हो जाए जिसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं होगा, दूसरा पोस्टीरियर यूरेथ्रल अगर वाल्व प्रेजेंट हो, दूसरा एक रीज़न है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अब जाहिर है प्लेसेंटा के थ्रू जो है ब्लड जाता है, वो उसको बेबी को ब्लड जाता है, फिर बेबी से ही जो ब्लड किडनी के जाके ये यूरिन प्रोड्यूस करता है। अब जाहिर है अगर
प्लेसेंटा से ब्लड जाएगा ही नहीं बेबी को, तो क्या है उसका यूरिन बन ही नहीं पाएगा। सही है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू प्लेसेंटा, डिक्रीज फीटल यूरिन। तो ये 3 काजेज हैं किसके, पोर्टर सीक्वेंस के, है ना। यूरिन का कैसे बनता है, जब जो है किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर करती है, तब जो फिल्टर होके आगे जो बनता है वो यूरिन बनता है। अब अगर किडनी में ब्लड ही कम जाएगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा है उसकी इनसफिशियंसी हुई है, प्लेसेंटा से ही तो बेबी को ब्लड जाता है। अगर प्लेसेंटा ही काम नहीं कर रही है तो बेबी को ब्लड नहीं जाएगा, बेबी को ब्लड नहीं जाएगा तो बेबी के ब्लड से यूरिन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए प्लेसेंटा इनसफिशियंसी भी एक काज है किसका, पोर्टर सीक्वेंस का। हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का मतलब क्या, कि इसमें जो है हमारी किडनीज जो है बायलेटरल में दोनों किडनीज जो है वो इनलार्ज हो जाती हैं और उसमें सिस्ट बन जाती है। ठीक है, इनलार्ज किडनी हो जाती है और किडनीज में क्या बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। सही है, इन दी रीनल कोर्टेक्स और मेडुला, कोर्टेक्स में मेडुला दोनों में। ठीक है, तो जाहिर है क्या होती है, दोनों किडनीज हमारे इनलार्ज होती है और उनमें सिस्ट बनती है। ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है। सही है, ये एक्वायर्ड नहीं है, इनहेरिटेड है, मदर फादर से ही आता है। मतलब ऐसे समझे जो है बचपन से ही ये डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। सही, एक्वायर्ड नहीं है। तो इसके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के 2 फॉर्म्स है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म है जिसे ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, दूसरा इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म है जिसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। सही, इनहेरिटेड पैटर्न है, इनहेरिटेड जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। सही है, या ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। ऑटोसोमल रिसेसिव जो है डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे करता है, ऑटोसोमल रिसेसिव इसलिए होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन दी PKHD1 जीन। ठीक है, PKHD1 जीन की जो म्यूटेशन की वजह से जो होता है उसे ऑटोसोमल रिसेसिव कहा जाता है। और हालांकि ऑटोसोमल डोमिनेंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन APKD1 और APKD2 की वजह से होता है। सही है, और तो ये PKHD1 है ना, ये किसको इनकोड करता है, फाइब्रोसिस्टिन एक प्रोटीन है उसको इनकोड्स करता है। सही, फाइब्रोसिस्टिन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड बाइल डक्ट्स। सही है, तो अब ये क्या है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म में जो है फाइब्रोसिस्टिन बन नहीं पाता, तो नॉर्मल डेवलपमेंट रीनल ट्यूब्यूल्स की और बाइल डक्ट्स की हो नहीं पाती है। अब ज़ाहिर ये नॉर्मल डेवलप नहीं होंगे तो इनमें मसले मसाइल हो जाएंगे। अब ये याद रखें, ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म जो है वो इन्फेंसी में ही जो है प्रेजेंट कर जाता है। हालांकि ऑटोसोमल जो डोमिनेंट फॉर्म है वो यंग एडल्ट में जो है प्रेजेंट करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म क्या है, इन्फेंसी में, मतलब बच्चा जब 1 साल से कम उम्र का होता है तभी ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म मैनिफेस्ट कर देता है। कैसे, वर्सनिंग रीनल फेलियर होता है, हाइपरटेंशन होती है, हेपेटिक फाइब्रोसिस, क्योंकि जाहिर है ये बाइल डक्ट्स को भी बनाने में हेल्प करता है ना फाइब्रोसिस्टिन, तो नहीं बन पाता तो लिवर के मसले मसाइल जैसे हेपेटिक फाइब्रोसिस, हेपेटिक सिस्ट वगैरह बन जाते हैं। सही है, ऑटोसोमल रिसेसिव में हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है ये आपको पता है। अब जाहिर है मैंने आपको बताया था जो हमारी किडनी में जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स वगैरह हैं जो रेनिन की जो है प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में मसले मसाइल की वजह से हाइपरटेंशन भी ये प्रोड्यूस कर देता है। सही है, क्योंकि ज़ाहिर है किडनी सही बनी हुई नहीं है तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम भी सही से काम नहीं करेगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। सही, तो ये सारा ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म में क्या है, इन्फेंसी में प्रोड्यूस करता है और ये इसकी जो है मैनिफेस्टेशन है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म वो मैंने आपको पता है APKD1 या APKD2 जीन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से होता है और ये जीन जो है पॉलीसिस्टिन प्रोटीन बनाते हैं। ये फाइब्रोसिस्टिन के मसले मसाइल की वजह से हो रहा था, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म किसकी वजह से होगा, पॉलीसिस्टिन के मसले मसाइल की वजह से होगा। अब ये मैनिफेस्ट कैसे कराएगा, मैंने आपको बताया था ये यंग एडल्ट में प्रोड्यूस होता है, ये बच्चों में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सही है, ये क्या होता है, यंग एडल्ट में मैनिफेस्ट करता है। कैसे, हाइपरटेंशन होगी, वही सेम तरीका, हेमेट्यूरिया होगा, ज़ाहिर है अगर वो रीनल सही है, किडनी वगैरह सही से बनी नहीं होगी तो उससे यूरिन में जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, हेमेट्यूरिया हो जाएगा। ठीक है, रीनल फेलियर होगा। उसी की तरह जैसे ये प्रोड्यूस कर रहा था वैसे भी यही प्रोड्यूस करेगा, बस बात ये है कि ये यंग एडल्ट में जो है मैनिफेस्ट होगा। इसके साथ साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म में क्या क्या होता है, हेपेटिक सिस्ट भी बनती है। ठीक है, बेरी एन्यूरिज्म क्या है, स्मॉल राउंडेड आउट पाचिंग इन द ब्लड वेसल इन द ब्रेन। ठीक है, ब्लड वेसल्स ब्रेन में ब्लड वेसल की आउट पाचिंग हो जाए ना उसे हम बेरी एन्यूरिज्म कहेंगे। और ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म में ये कॉमन काज ऑफ डेथ होता है। सही है, बेरी एन्यूरिज्म, ज़ाहिर है अगर ब्रेन के ब्लड वेसल्स में एन्यूरिज्म हो जाएंगे तो डेथ हो सकती है, तो ये कॉमन काज ऑफ डेथ होता है बेरी एन्यूरिज्म इन ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म। इसके साथ साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा। वो माइट्रल वाल्व जो होता है ना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, अब जैसे भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो जो है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स करके लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ये बहरहाल आप पढ़ोगे जब कार्डियोलॉजी का मॉड्यूल पढ़ोगे
तो अभी ये याद रखें, ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म एसोसिएटेड विद मिटरल वॉल प्रोलैप्स। मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़, जैसे कि नाम बता रहा है कि मेडुला में कोई सिस्ट वगैरह बन रहे होंगे। ये भी पॉलीसिस्टिक किडनी की डिजीज़ की तरह इनहेरिटेड डिफेक्ट है, पर ये क्या ऑटोसोमल डोमिनेट होता है। सही, इसमें क्या बनती है, सिस्ट बन जाती है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट होता है ना। कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है कोर्टेक्स में भी थोड़ा उसका हिस्सा होता है और मेडुला में भी होता है। तो मेडुला का हिस्सा जो होता है ना कलेक्टिंग डक्ट वाला, उसमें सिस्ट वगैरह बन जाती है, इसलिए इसे कहते हैं मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़। अब ये ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा मेडुला के साइड अब देखें ना, किडनी जो होती है, ये किडनी का ये बाहर वाला हिस्सा ये कोर्टेक्स है, ठीक है, और ये जो अंदर वाला ऐसा ये मेडुला है। तो इसके जो है ना मेडुला के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होती है उसमें सिस्ट बन जाती है। अब ये ज़ाहिर है ये तो अंदर वाला ऐसा है किडनी में, ये तो बाहर बाजार देखने के नज़र नहीं आता, इसलिए जो इसमें जो सिस्ट होती है ना ये इजीली विजुअलाइज नहीं होती। जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मैंने आपको कहा था, किडनी इनलार्ज होगी और बाहर सिस्ट होगी, हमें दिखने में आ जाएगी, पर ये तो इसमें जो सिस्ट बन रही है जो मेडुला में बन रही है अंदर होती है, तो ये इजीली हमें विजुअलाइज नहीं होती ये सिस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, इनहेरिटेड डिफेक्ट लीडिंग टू सिस्ट इन द मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स एंड मेडुलरी सिस्ट यूजुअली नॉट विजुअलाइज्ड। तो और इसके साथ मेडुलर सिस्टिक किडनी के साथ वो मतलब सिस्ट के साथ साथ और क्या मसला होता है कि पेरेन्काइमा होता है ना, उसका फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। एक तो रीनल के ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला ऐसा होता है ना इंटरस्टिशियम, जिसे पेरेन्काइमा कहते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस होने की वजह से पता है ज़ाहिर है अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया तो किडनी श्रिंक कर जाएगी, तो ओवरऑल इसमें जो है किडनीज क्या होती है, श्रिंकिन होती है, और उसके साथ साथ रीनल फेलियर भी होता है। अब इसमें देखें ना दो मसले हो रहे हैं, एक तो जो है मेडुला में सिस्ट बन रहे हैं, दूसरा जो है उसके पेरेन्काइमा का फाइब्रोसिस हो रहा है। तो इसलिए मेडुलर सिस्टिक किडनी डिजीज़ को हम एक और भी नाम देते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़, क्योंकि ट्यूब्यूल्स में मसला आ रहा है और इंटरस्टिशियम में भी मसला आ रहा है, इसलिए कहते हैं, और ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो इसलिए इसे कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़। एक और सिस्टिक किडनी डिजीज़ जिसे डिस्प्लास्टिक किडनी कहा जाता है, उसमें क्या होता है, कंजेनाइटली इसमें भी जो है रेनल पेरेन्काइमा में सिस्ट वगैरह होती है और एबनॉर्मल टिश्यू होता है। जैसे एबनॉर्मल टिश्यू वगैरह इसमें नहीं मिल रहे थे मेडुलर सिस्टिक किडनी डिजीज़ में या पीकेडी में, पर इसमें क्या होता है, सिस्ट के साथ साथ एबनॉर्मल टिश्यू, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट हो जाए इसमें किडनी के अंदर, स्केलेटल मसल वगैरह, ऐसे कोई मतलब एबनॉर्मल टिश्यू अगर किडनी में प्रेजेंट हो और उसके साथ सिस्ट भी हो, तो हमारा खदशा क्या होना चाहिए, डिस्प्लास्टिक किडनी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि ये मेडुलर सिस्टिक किडनी डिजीज़ और पीकेडी है ना, ये दोनों कंजना है, वो थी इनहेरिटेड फॉर्म थी, ठीक है। कंजनाइटल तो थी, पर ये क्या थी, इनहेरिटेड फॉर्म थी, ये मदर फादर से आ रही थी, ये नॉन इनहेरिटेड होती है। सही है, डिस्प्लास्टिक किडनी क्या होती है, नॉन इनहेरिटेड होती है कंजनाइटल मालफॉर्मेशन ही है, पर नॉन इनहेरिटेड होती है, जिसमें क्या बन जाते हैं, सिस्ट और एबनॉर्मल टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्प्लास्टिक किडनी की ये कि ये यूनिलेटरल होती है, बाकी ये जो हमारे मेडुलरी और पीकेडी थी ये दोनों क्या थी, बायलेटरल थी। सही है, तो अगर यूनिलेटरल किडनी में कोई एबनॉर्मल टिश्यू वगैरह हो और सिस्ट वगैरह हो, दूसरी किडनी बिल्कुल नॉर्मल हो, तो आपका जो डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, डिस्प्लास्टिक किडनी। हमारे पास सिंपल रेनल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स रेनल सिस्ट। सिंपल रेनल सिस्ट क्या होती है, बड़ी कॉमन होती है, सही है, और ये मोस्ट ऑफ द जो रेनल में हमारी किडनी में जो मास मिलते हैं ना, वो यही बनाते हैं, सही है, सिंपल रेनल सिस्ट। तो मोस्ट कॉमन मास जो किडनी में होते हैं वो कौन बनाते हैं, यही बनाते हैं, सही है। ये आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल जो बंदे हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, क्यों, और ये कोई भी सिम्टम वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, ये नॉर्मली पाए जाते हैं। ये क्यों बनते हैं, ठीक है, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होते हैं ना, वो कहीं जगह पे कहीं किडनी में अगर इकट्ठा हो जाता है तो ये वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट सिस्ट बना देते हैं, जैसे हम सिंपल रेनल सिस्ट कहते हैं, सही है। और मैंने आपको कहा जैसे ये असिम्प्टोमेटिक होता है, कॉमनली बहुत लोगों में प्रेजेंट भी होता है, सही है, और तो ये किसी को पता भी नहीं चलता कि उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। और तो ये मिलती हमें कब है, इंसिडेंटली, फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ के लिए अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, MRI वगैरह करा रहे हो ना, तो तब हमें पता चल जाता है कि यार आपकी किडनी में कोई चीज़ पड़ी है, सही है, क्योंकि ये असिम्प्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम वगैरह प्रोड्यूस कर रही नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराएं, तो इसलिए ये इंसिडेंटली हमें मिल जाती है। किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रहे होते हैं तब हमें पता चलता है ये हमारे किडनी में सिंपल रेनल सिस्ट प्रेजेंट है। असिम्प्टोमेटिक है तो इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है।
ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट है, ये वो सिस्ट है जिनके सिस्ट के बीच में सेप्टा होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रीनल सिस्ट है, सही है, इसके बीच में एक सेप्टा हो गया, दूसरा सेप्टा, मतलब सेप्टेटेड सिस्ट जो भी होंगी हमारी किडनी में उसे कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट कहें। ये तो एक तो सेप्टेटेड होती है, दूसरी एनहेंस्ड भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे में हमने कोई कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया है, सही है, तो वो ये जो सिस्ट है ये क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रास्ट को अपटेक करेंगे, सही है, तो एनहेंस्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फिर हम उसका जो है इमेजिंग कराएंगे ना, फॉर एग्जांपल किसी कैमरा से ऐसे इमेजिंग कराएं तो वहाँ पे वो हमें एनहेंस्ड नज़र आएगा, हमें पता चलेगा यार ये जो हमने कॉन्ट्रास्ट दिया था वो सिस्ट ने अपटेक कर लिया है, सही है। एनहेंस्ड होगी मतलब कॉन्ट्रास्ट अपटेक ऑन सीटी या एमआरआई, और इसमें सॉलिड कंपोनेंट होगा, सही है। सिंपल रीनल सिस्ट किसकी बनी हुई थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, वही जो किडनी से फिल्टर होके जो ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट बना रहा था, ये उससे बनी हुई थी। और ये किससे बनी हुई है, सॉलिड कंपोनेंट से, सही है। फॉर एग्जाम्पल कोई मास हो, कोई ट्यूमर वगैरह, वो ये सॉलिड कंपोनेंट की बनी हुई होती है, सही है, कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट। ये फ्लूइड फिल्ड नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या है, ज़ाहिर है इसको हमें फॉलोअप करना पड़ेगा कि ये बड़ी होती है या नहीं, क्या मसले मसाल होते हैं, क्योंकि ये देखें ना सिम्टोमेटिक नहीं है इसकी तरह, ये सिम्टोमेटिक होगी, ये मतलब बड़े मसले मसाइल की वजह के हो सकती है, इसलिए हमें इसे फॉलोअप करना पड़ता है। और इसकी रिमूवल भी रिक्वायर होती है, क्योंकि क्या पता है उसमें रीनल सेल कार्सिनोमा की वजह से ये बन रहा हो, तो ये चीज़ होती है, सही है। रिक्वायर्स फॉलोअप और रिमूवल ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट। हमारे पास डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, तो ये डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम समझने से पहले मैं आपको थोड़े इसके बेसिक्स बताना चाहूँगा। आपको पता है किडनी जब डेवलप हो रही होती है तो उसमें एक यूरेट्रिक बड होता है, सही है, यूरेट्रिक बड होता है, और दूसरा होता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। यूरेट्रिक बड आपको पता है जो भी कलेक्टिंग सिस्टम है, यूरेटर, कैलाइसिस, पेल्विस वगैरह यूरेट्रिक बड से बनते हैं। बाकी जो ग्लोमेरुलस है, पीसीटी, डीसीटी वगैरह, वो सारे कहाँ से बन रहे होते हैं, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। तो ये दोनों इंटरेक्ट करके पूरी किडनी और कलेक्टिंग सिस्टम वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक एनाटोमी है, ठीक है। तो उसमें में भी अगर यूरेट्रिक बड जो है जैसे ही मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से मिलता है ना, उससे पहले अगर बाइफर्केट हो जाए, फॉर एग्जांपल समझे ये हमारा मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, ये यूरेट्रिक बड है, ठीक है। अगर यूरेट्रिक बड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से मिलने से पहले बाइफर्केट हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, तो ये क्या बना देगी, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम बना देगी, ठीक है। अब ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा जाके आगे जो कलेक्टिंग वो बनाएगा, क्या करें, ग्लोमेरुलस, डीसीटी वगैरह बनाएगा। अब तो ये यहाँ से अलग यूरिन कलेक्ट करेगा, ये यहाँ से अलग करेगा, ठीक है। तो दो डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम हो जाएगा, सही है। ये कब होगा, जब यूरेट्रिक बड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से मिलने से पहले अगर बाइफर्केट हो जाए, ठीक है। तो इसे ये कैसे हम क्या कहेंगे, ये यूरेटर को क्या कहेंगे, बाइफिड यूरेटर, ठीक है, क्यों वाई शेप बाइफिड यूरेटर, क्योंकि ये अलग अलग दोनों से जो है यूरिन कलेक्ट कर रहा है। तो इसको कैसे कहेंगे हम, बाइफर्केशन ऑफ यूरेट्रिक बड बिफोर इट एंटर्स मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा क्रिएट्स अ वाई शेप्ड बाइफिड यूरेटर, जैसे हम क्या कहेंगे, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम कहेंगे। अब ये जो डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक यूरेट्रिक बड की बाइफर्केशन से हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा पड़े हो तो दो यूरेट्रिक बड आके इससे मिल जाएं, ठीक है। तो दो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से अगर दो यूरेट्रिक बड जाके मिलेंगे तो दो यूरेटर आ जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैन आकर फ्रॉम टू यूरेट्रिक बड्स रीचिंग मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा तब भी बना सकता है, ठीक है। अब ये जो डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम है ना, इसमें मसले मसाल होते हैं, जिसमें एक होता है वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स। अब जाहिर है इसकी एनाटमी एबनॉर्मल है, ये जब जाके जो हमारे ब्लेडर के साथ मिलेंगे तो वो भी एबनॉर्मली मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विथ वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स बिकॉज एबनॉर्मल एनाटमी डिस्टर्ब्स यूटेरोवेजिकल जंक्शन एंगल्स, ठीक है। अब जाहिर है एबनॉर्मल एनाटमी है, तो वो एबनॉर्मल एनाटमी जब वो जाके ब्लेडर से मिलेंगे तो उसका एंगल भी एबनॉर्मली बनेगा। अब एंगल एबनॉर्मल बनेगा तो क्या होगा, तो यूरिन जो है वो उससे मतलब ब्लेडर से निकल के बार बार जो है किडनी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, यूरेटर में एंटर हो रहा होगा। इसे कहेंगे वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स, जब यूरिन रिफ्लेक्स करके जाए कहाँ पे, ब्लेडर से यूरेटर की तरफ। और इसके ज़ाहिर है यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, एबनॉर्मल है ना एनाटमी, तो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, ठीक है, यूरिन। तो यहाँ पे अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो यूरिन पीछे इकट्ठा हो रहा होगा, जिसे हाइड्रोनेफ्रोज कहेंगे। और एक रूल आपको पता है, जहाँ पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी पीछे इन्फेक्शंस तो बढ़ेंगे, तो इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिस्क भी इसमें बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है एबनॉर्मल एनाटमी है, यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रल यूटीआई के रिस्क वगैरह बढ़ जाएंगे। अब ये खुद एबनॉर्मल है, तो यहाँ पे जो ब्लेडर से जाके अटैच होगा वो भी एबनॉर्मली होगा, ठीक है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स होगा वेजिको यूरेट्रल।
देखते हैं वेलिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स क्या है। ठीक है, तो वेलिको मतलब क्या है ब्लेडर। ठीक है, यूरेट्रल का मतलब यूरेटर और रिफ्लेक्स सही है। वेलिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स का मतलब ब्लेडर से यूरेटर के अंदर कोई चीज़ रिफ्लेक्स कर रही हो तो उसे हम वेलिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स कहेंगे। अब ये क्यों होता है, क्या मतलब ब्लेडर से यूरेटर के अंदर तरफ जो रिफ्लेक्स हो रहा है यूरिन, ये कब होता है, किस मसले मसाल भी हो सकता है। ये प्राइमरी भी हो सकता है। प्राइमरी कब होगा, जब अगर यूरेटर के जो यूरेटर यहाँ से देखे ना, ये यूरेटर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ब्लेडर है। ठीक है, ब्लेडर के अगर इंसर्ट होने में कोई मसले मसाइल हों तो जो प्राइमरी वेलिको यूरेटर रिफ्लेक्स कहेंगे। सही है। या तो ऐसे भी हो सकता है रिफ्लेक्स के ब्लेडर के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाए जो यूरिन को प्रेशर को इसको स्क्वीज़ करके खुद इसमें यूरिन को जो यूरेटर में डाल दे, तो इसकी वजह से भी वेलिको यूरेटर रिफ्लेक्स का हो सकता है। इसको हम जो सेकेंडरी वेलिको यूरेटर रिफ्लेक्स कहेंगे ड्यू टू हाई प्रेशर इन द ब्लेडर। ठीक है, रिजल्टिंग इन द रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन इनटू द यूरेटर, तो इसे हम कहेंगे वेलिको यूरेटर रिफ्लेक्स। हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व क्या होता है। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व पे पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूरेथ्रा के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लेडर। ठीक है, ब्लेडर के बाद जो है यूरेथ्रा आता है। सही है, तो जो उसके तुरंत बाद जो यूरेथ्रा का पार्ट है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, जो सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। सही है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद एक यूरेथ्रा का पार्ट है जिसे मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा कहते हैं, और पीनस के अंदर वाला पार्ट यूरेथ्रा का उसे हम क्या कहेंगे, पेनल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोस्टेट के अंदर जिसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, एक पेनस के अंदर वाला पार्ट होता है जिसे पेनल यूरेथ्रा कहा जाता है। तो अब पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाल्व में मसला क्या होता है, ये जो हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है ना, एम्ब्रियोनिकली इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि नॉर्मली लोगों में तो रिग्रेस हो जाती हैं। ठीक है, तो किन किन में ये जो है रिग्रेस नहीं होती है। तो अब ये ज़ाहिर है ये मेम्ब्रेन यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, ये एज अ वाल्व मतलब वाल्व की तरह एक्ट करेंगी। सही है, यूरिन को यहाँ से जाने नहीं देंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसलिए कहेंगे इसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। ये एक्चुअली कोई वाल्व नहीं है, पर क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो रिग्रेस नहीं हुई तो ये एक्ट करेंगे एज अ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, वो यूरिन को आगे जाने नहीं देती हैं। तो ये क्या है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फेल्स टू रिग्रेस वाल्व लाइक ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये जो मसला मसाल होता है ना, ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व का, ये बॉयज़ के अंदर ही होता है। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है गर्ल्स में कोई प्रोस्टेट होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल्स में होता है। ठीक है, और ओवरऑल जो ये यूरेथ्रा होता है गर्ल्स में वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व का मसला गर्ल्स में नहीं होता, ये मेल्स में ज़्यादा होता है। अब आपको पता है ज़ाहिर है यहाँ से अगर मेम्ब्रेन रहेगी, वाल्व एज अ वाल्व एक्ट करेगी, यहाँ से यूरिन तो ब्लेडर से निकल ही नहीं पाएगा। सही है, तो यूरिन क्या होगा, ब्लेडर में इकट्ठा हो रहा होगा। सही है, फिर आखिर में यूरिन ब्लेडर में इकट्ठा होता होता यहाँ से यूरेटर से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से यूरेटर आके ब्लेडर में आते हैं ना। ठीक है, तो पहले तो ब्लेडर में इकट्ठा हो रहा होगा, फिर यहाँ से इकट्ठा होते होते ये यहाँ से यूरेटर के अंदर भी जाएगा। ठीक है, फिर यूरेटर से होता होता किडनीज़ के अंदर भी आएगा। सही है, तो आखिर में क्या हो जाएगी, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पहले तो ब्लेडर में जमा हो रहेगा, फिर यूरेटर में जमा होगा, आखिर में दोनों किडनीज़ में भी जमा हो जाएगा। ठीक है, तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोज हो जाएगी और ये डायलेटेड जो है ब्लेडर मिलेगा। ये हम जो है बर्थ से पहले हमें जब अल्ट्रासाउंड करेंगे ना मदर का, तब हमें पता चल जाएगा यार बेबी की जो है किडनीज डायलेटेड है, उसका ब्लेडर वगैरह डायलेटेड है। तो क्या डायग्नोज प्रीनेटली बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोज एंड डायलेटेड ब्लेडर ऑन दी अल्ट्रासोनोग्राफी। अब आपको पता है ज़ाहिर है यूरिन यहाँ से जो है ब्लेडर से निकल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस और पेनल यूरेथ्रा से आएगा नहीं, यूरिन की प्रोडक्शन बेबी में कम हो जाएगी। अब आपको पता है यूरिन ही होता है जो क्या बनाता है, जो हमारा ये जो अम्नियोटिक फ्लूइड वगैरह बना रहा था। सही है, तो अगर यहाँ से यूरिन निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो बंदे में क्या है, वो अम्नियोटिक फ्लूइड बन ही नहीं पाएगा। जब अम्नियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, ओलिगोहाइड्रोमेनस। तो ये जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है, ज़ाहिर है यहाँ से इससे यूरिन निकल ही नहीं पाएगा, तो बेबी में एक और कंडीशन हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोहाइड्रोमेनस। तो इसलिए कहेंगे एसोसिएटेड विथ ओलिगोहाइड्रोमेनस। और ये ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये ज़रूरी नहीं है इसकी वजह से हो, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की वजह से हो, कई और मसले मसाइल की वजह से भी हो सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन काज है ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का वो यही है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। ठीक है, पे हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका सब्सक्रिप्शन इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।